नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। इस वीडियो में हम लोग जो है कि आरओ-एआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और पिछले 20 सालों के हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये हमारा वीडियो जो है प्रीवियस ईयर आरओ-एआरओ क्वेश्चन की सीरीज़ का वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने जो है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के टॉपिकों को देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। इस इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि भारत की जो है आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया। तो विकास के मानवीय पक्ष पर किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया, तो वो कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल, यूएनडीपी। तो इसने सबसे पहले मानवीय पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया। आगे कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है। ये बातें पूछ रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल का जो प्रकाशित रिपोर्ट है, यूएनडीपी रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर रिपोर्ट, इसमें जो है गणना जो की जाती है तो इसमें क्या शामिल है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है। तो पहले आपको जानना होगा कि क्या शामिल है। तो इसमें देखिए जो शिक्षा, हेल्थ और लाइफ स्टाइल, ये तीनों शामिल है। तो देखिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों शामिल है। लेकिन इसमें कहीं हमने अर्बनाइजेशन नहीं पढ़ा, तो नगरीकरण जो है वो शामिल नहीं है। अब आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं डालती। तो मानव पूंजी निर्माण में क्या प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं डालती? शिक्षा डालती है, चिकित्सा देखभाल डालती है और प्रशिक्षण डालती है। अब ये कहीं ना कहीं जो है ऊपर वाले रिपोर्ट से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सिंचाई नहीं डालती। अब जो खेती नहीं कर रहा है, शहर में रह रहा है, तो उसके मानव पूंजी पे तो सिंचाई थोड़ी प्रभाव डालेगी। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचकांक माना है। तो अपनी जीडीपी में जो है प्रगति, सकल राष्ट्रीय सुख को जो है, खुशी को, सुख मतलब कि क्या, हैप्पीनेस, पूछ रहा है कि किसके जीडीपी में हैप्पीनेस शामिल है। तो वो कौन देश है? भूटान। अब आगे कह रहा है कि भारतीय सामाजिक संरचना की मुख्य लक्षण है। जो भारतीय समाज की संरचना है उसके मुख्य लक्षण क्या है? ग्रामों में अधिक जनसंख्या, एकदम सही बात है। विभिन्न धर्म जातियां हैं, सही बात है। निर्धनता, तो क्या इंडियन संरचना की ये मुख्य लक्षण है कि इंडिया गरीब है? तो ये बात तो गलत है। इसका आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। अगर ये पाकिस्तान होता तो ये बात सही होती। अब आगे कह रहा है कि हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया। तो कह रहा है कि ये जो सूचकांक है, इंडेक्स है, इसको कौन जारी किया। तो इसको कौन जारी किया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। अब आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इधर स्कीम दिया गया है, इधर उसके वर्ष। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट किया गया? 2001 में। साक्षर भारत मिशन कब स्टार्ट किया गया? 2019 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट किया गया? 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये तो पता होना चाहिए कि 1988 में स्टार्ट किया। अगर आपको राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पता होता कि 1988 में स्टार्ट हुआ, तो देखिए क्या इसका आंसर निकल पाता? तो डी का 2। तो डी का 2 अगर देखेंगे तो आपको देखिए तब भी आपको आंसर पता चल जाता। तो ये है। अब पूछा जाता है कभी कभी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ। तो 1952 में। ये भी आप याद रखिए, यह भी क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछा गया है एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है।
रोजगार सृजन। व्यवसाय का जो कि अगर आर्थिक उद्देश्य पूछा जाए तो लाभ कमाना हो गया। अगर इसका सामाजिक उद्देश्य पूछा जाए तो रोजगार सृजन करना। एक उद्योग हमें क्या दे सकता है? उस व्यक्ति को, उस मालिक को लाभ देगा, समाज को रोजगार देगा। अब अगला कह रहा है क्वेश्चन, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्कीम के संबंध में विचार कीजिए। इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। आगे कह रहा है, इस मिशन में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया है। तो देखिए, इसमें 400 शहरों को नहीं रखा गया, लेकिन ये 400 नगरीय आबादी को समाहित किया है। तो कहीं ना कहीं ये अटल मिशन जो है, तो यह 60% नगरीय आबादी को समाहित करता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। अब देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था, ने रास्ता तैयार किया पंचायती राज संगठनों का। तो इसका आंसर बी। अगला वाला ऑप्शन है, निम्न में से कौन है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता? तो स्कूल मैनेजमेंट इसको जो है प्रारंभ और व्यवस्थित करता है, सही बात है। पंचायती राज संस्था भी करती है, एक गांव का प्रधान भी इसमें जुड़ा होता है, और स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप भी शामिल होता है, लेकिन ठेकेदार नहीं होता। प्रधानमंत्री जनधन योजना में से कौन सा कथन सत्य है? एक तरफ दुर्घटना बीमा है और जीवन बीमा। तो इनमें से पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा कितने रुपए का है? तो 1 लाख रुपए का इसमें दुर्घटना बीमा होगा, 30,000 रुपए का जीवन बीमा। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं, तो यह जो है केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्रों के चयनित विनिर्माण इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को। तेंदुलकर समिति ने अपने गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया? तो यह है 37%। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक तैयार करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी हमने यहाँ देखा कि तेंदुलकर समिति जो है तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को निर्धारित किया। तो यहाँ वही बात पूछ रहा है, तो इसके कौन होंगे? तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर। ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये सुरेश तेंदुलकर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है, भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। कथन आर कह रहा है, अमीर लोग भोजन खाते हैं और गरीब लोग जो है रूखा सूखा भोजन खाते हैं। अमीर लोग गलत भोजन करते हैं और गरीब लोग रूखा सूखा भोजन करते हैं। तो यही कारण है कि अमीर भी कुपोषित है और गरीब भी, क्योंकि अमीर जो है वो गलत फूड खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, कुछ भी जो मन में आ रहा है खरीद कर खा ले रहा है। और गरीब जो है उसके पास कुछ भी खरीद के खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो रूखा सूखा नमक रोटी कुछ भी खा रहा है। तो जो इसका ये कारण भी है, तो ये आंसर हमारा सही है। अब आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? तो गरीबी का जो सामाजिक सूचक है वो परिवहन के साधनों का कम संख्या है, बाकी निरक्षरता नहीं है, स्वास्थ्य देखभाल में कमी नहीं है, रोजगार के किए। तो ये है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो गरीबी का जो अनुमान है उसका आधार क्या है? परिवार के उपभोग का व्यय। जो सुरेश तेंदुलकर ने गरीबी रेखा को निर्धारित किया था, तो वो इसी आधार पे किया था, किसी परिवार का जो है उपभोग, न कि प्रति व्यक्ति आय। ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन तो सिमिलर है, तो प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करके। भारत में गरीबी स्तर निर्धारित होती है, तो देखिए आगे वही क्वेश्चन पूछ रहा है।
घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। घरेलू उपभोक्ता कौन है? परिवार। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो कह रहा है इस पे विचार कीजिए। तो देखिए, मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन की दुकान, राशन की दुकान को कहते हैं पीडीएस शॉप। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सब्सिडाइज कीमत पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान किया जाए। तो सही बात है, यहाँ से गेहूं, चावल, चीनी, नमक मिलता है, तो ये बात तो सही है। अब आगे कह रहा है यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह आरंभ किया गया था। तो यह बात सही है, कम कीमतों पर मिलता है। तीसरा कह रहा है खाद्य सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। तो यह बिल्कुल सरासर गलत है। यह सब्सिडी जो पीडीएस देती है, यह केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से देती है, तो गलत है। ऑप्शन बी सही है। भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग मूल्यों में प्राप्त होता है कहाँ से? चीन से। तो हमारा जो इंडिया है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करता है? चीन से। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ करता है? अमेरिका को। निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा? तो अब देखिए, एक्सपोर्ट ही पूछ रहा है, एक्सपोर्ट। तो यह जो है इंजीनियरिंग सामानों का, क्योंकि यहाँ लोग खूब बीटेक किए हैं, बीटेक कर करके सामान बना रहे हैं और इंजीनियरिंग सामानों को विदेश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जो है जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत की जीडीपी जो है 2019 में 219 लाख करोड़ रुपए थी। एकदम सही बात है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। एकदम सही बात है। भारत में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ के 5वें स्थान पर पहुंचा। एकदम बात सही है, ऑप्शन डी सही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में। शुद्ध निर्यात किसके बराबर है? शुद्ध निर्यात जो है वो निर्यात में से अगर आप आयात को घटा देंगे तो हो जाएगा शुद्ध निर्यात। ऑप्शन सी सही है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयात कर क्या है? ये क्या है? इंपोर्ट। इंपोर्ट टैक्स के बारे में पूछ रहा है। तो इंपोर्ट टैक्स क्या है? व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, व्यापार की मात्रा को घटाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यह जो है व्यापार की मात्रा को घटाता है। अब आयात वो चीज होती है जो हम किसी दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं, उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो ये जो है व्यापार की मात्रा को घटाता है, तो यह बात सही है। जैसे आप मान लीजिए कि चाइना एक देश है, वहाँ से हम जो है कि इलेक्ट्रिक सामान मंगा रहे हैं, बराबर मंगा रहे हैं। अब आपको पता है कि चाइना जो है कि चाइना से बहुत सारे इलेक्ट्रिक सामान आते हैं और चाइना जो है इंडिया में अपने सामान को डंप करता है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर बेचता है, कम टैक्सों में या कम पैसों में, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक सामानों का जो उत्पादन है वो बल्क में करता है, बहुत बड़ी मात्रा में। तो अगर कोई भी सामान जो है बल्क में प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसकी लागत घट जाती है, तो उसे आप सस्ते में बेच सकते हैं। तो इसीलिए तो अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अगर कोई भी सामान, ये सब इलेक्ट्रिक सामान नहीं उससे लेना होगा, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं कहेगी कि आप अपने सामान को यहाँ मत बेचिए। तो गवर्नमेंट के पास एक तरीका होता है, वो कहती है कि हम इंपोर्ट टैक्स जो है उस पर बढ़ा देंगे। तो इलेक्ट्रिक सामान पे जो पहले 10% टैक्स लगता था, गवर्नमेंट कहेगी अब हम 100% इस पर टैक्स लगाएंगे। तो ये जो आयात कर है अगर बढ़ा देंगे, लगाएंगे,
तो इससे व्यापार घटेगा। अगर कोई भी सामान पहले 10% टैक्स पे आती थी, अगर वो 100% टैक्स पे आएगी तो लेने वाले लोग कम हो जाएंगे ना। अगर गवर्नमेंट को और करना है तो कहेगी हम 200% टैक्स लगा देंगे, तो इसका ऑटोमेटिक जो व्यापार वो घट जाएगा। तो ये है आयात कर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ग्रीन बॉन्ड, हरित बॉन्ड मतलब ग्रीन बॉन्ड, तो देखिए इसका आंसर हमारा डी सही है। हरित बॉन्ड जो है स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। ग्रीन बॉन्ड में जो है स्थित ब्याज दर प्रतिफल होता है, ब्याज दर स्थित होता है, फिक्स्ड होता है और कम समय का होता है। चालू खातों में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष घोषित किया गया था? तो यह है 1994। अब ये पूर्ण परिवर्तनीयता क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जैसे कोई विदेशी निवेश आ रहा है तो अपने पैसे को यहाँ निवेश करके किसी भी टाइम पूरे पैसे को यहाँ से लाभ कमा के निकाल के लेके जा सकता है, तो ये है। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता बनाया गया था। यह क्वेश्चन फिर रिपीटेड है 1994 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब चालू खाता घाटा कहा जाता है। तो ये बात तो यही तो है, चालू खाता घाटा, जो चालू खाता घाटा है यह यही है। कारण कह रहा है कि चालू खाता तब होता है जब एक देश वस्तु, सेवाओं और पूंजी का अधिक निर्यात करता है। यह बात गलत है, इसका आंसर हमारा सी हो गया, कम निर्यात करेगा। अगर कोई भी सामान आप एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से बना के एक्सपोर्ट करेंगे और उससे दूसरे देश में बेचेंगे और वहाँ से लाएंगे डॉलर, तो वो घाटे की बात नहीं है, फायदे की बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। अवमूल्यन मतलब कि डिवोल्यूशन, रुपए का डिवोल्यूशन। तो क्या है बताइए? इसका परिणाम यह है कि देश में निर्यातों को बढ़ाता है और आयातों को घटाता है। इसका आंसर सी है। तो आयात, ये जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट को घटाएगा, एक्सपोर्ट को जो है बढ़ाएगा। अगर रुपए का डिवोल्यूशन ये है कि रुपए के मूल्य के दर में कमी कर दो। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इस टाइम $1 बराबर कितना है, $1 बराबर 85 रुपए है। अगर कह दिया जाए कि $1 बराबर अब 50 रुपए होगा, ठीक है, तो इससे क्या है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा देखिए कि अगर $1 बराबर 50 रुपए कर देंगे, अगर यहाँ पर जो है एक रोटी पहले 85 रुपए की मिलती थी जो विदेशों में जाती थी, ठीक है, अब वह एक रोटी अब 50 रुपए में यहाँ विदेशों में जा रही है। तो विदेश के लोग 85 रुपए लगा के जब एक रोटी खरीद रहे थे, अगर उनको 50 रुपए में मिलेगा एक रोटी, तो वो ज़्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना। तो ये है रुपए का डिवोल्यूशन। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ फिर आयात को घटाने की बात करें, फिर आयात कैसे घट रहा है, तो देखिए अगर किसी देश में $1 बराबर आपने सेट किया था 85 रुपए, तो देखिए फिर से इसको, अब ये देखिए अगर किसी देश में आप सेट किए थे कि हमारे यहाँ $1 बराबर 85 रुपए है, अब आपने सेट कर दिया कि $1 बराबर अब हम 50 रुपए मानेंगे। तो चाइना में एक रोटी जो कि 85 रुपए की पहले मिलती थी, अब वह रोटी हम कहेंगे कि हमें 50 रुपए में दो। तो चाइना जो है पहले रोटी 85 रुपए का देता था, अब 50 रुपए का आपको देगा क्या? उसको घाटा हो रहा है ना, 85 रुपए की चीज़ आपको 50 रुपए में क्यों देगा?
ऐसे आप मान लीजिए कि लगभग 100 रुपये में 1.5 रोटी खरीद ले रहे थे, अब जो है 100 रुपये में 2 रोटी खरीद पाएंगे, तो वो देगा, उसको घाटा होगा ना, तो इसीलिए इम्पोर्ट जो है वो घट जाएगा। तो ये है रुपए का डेवल्यूशन। कह रहा है कि WTO, भारत जो है WTO विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना? तो 1995 में। पहले WTO को गट्स कहते थे, गट। तो यह गट से जो है 1995 WTO बना। तो भारत इसी साल इसका जो है फाउंडर मेंबर भी था, फाउंडिंग मेंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? तो IMF जो है ऋण देता है, उसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है? तो भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए, किसी भी देश में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको संतुलित करने के लिए IMF लोन देता है। और ये जो औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निर्माण है, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है। और केंद्रीय बैंकों के स्वर्ण कोष को बढ़ाने के लिए, तो जो ये IMF लोन देता है, वो केंद्रीय बैंक में जो स्वर्ण कोष आप कोई भी कंट्री रखी है, तो इसको वहां पर गिरवी रखना होता है, तब ये देता है ऋण। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य, WTO के अंतर्गत जो WTO की अपनी MSP सिस्टम है और बाजार मूल्य के अंतर जब तक सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे नीला बॉक्स सहायिका कहते हैं। WTO का जो ये MSP सिस्टम है, इसमें कई सारे बॉक्स है। देखिए, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स, ऐसे 3 प्रकार के बॉक्स हैं। तो ये सारे हैं और ये कहीं ना कहीं सर जो है किसानों को राहत देने वाली चीज़ें हैं। कह रहा है वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1945 में की गई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है तो 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी और IMF की, दोनों की साथ में की गई थी। और ये इसे जो है ब्रिटेन वुड्स कहते हैं। अब आगे कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के 3 स्तंभों के जो है 3 स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए डंपिंग रोधी और प्रतिपूरक चुंगियां शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो यह जो है गैट से संबंधित है। अभी हमने यहाँ गैट देखा ना, ये WTO वाले में GATT, गैट। गैट ही कहीं ना कहीं WTO है, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड ट्रेड संगठन अवस्थित है जिनेवा में। तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जब भारत को विदेशी बैंकों से सोना रखना पड़ा, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह जो है कि 1991 की बात कर रहा है। अब हम लोगों ने अभी इसके जस्ट इधर पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो IMF है वो किसके लिए लोन देता है? तो भुगतान संतुलन के लिए। क्या रख के देता है? स्वर्ण कोष को, किसी केंद्रीय बैंक के। तो उस टाइम हमारे यहाँ भी भुगतान संतुलन की समस्या आई थी, तो IMF में जो है कि हम लोगों ने सोना रख के वहां से पैसा उठाया था। तो उस टाइम PM चंद्रशेखर थे। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसका सही नहीं है। विशेष आहरण अधिकार इनमें सम्मिलित नहीं है। ये विशेष आहरण अधिकार क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये इसको कहते हैं विशेष आहरण। ये IMF का ही एक इंस्ट्रूमेंट है। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आर्थिक और सामाजिक विकास को देखा, जिसमें कि इंटरनेशनल संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक, WTO और IMF, इन सब के बारे में देखा। तो आप इन सब के बारे में जो है लगातार पढ़ते रहिए और करंट अफेयर को भी साथ में ध्यान देते चलिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो जो है यही समाप्त होता है। धन्यवाद।